और वो खुद भी बड़ा ऐलानिया कहते हैं कि मैं जिस किसी मुद्दे को उठाता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। कुछ लोग उसे वो ब्राह्मण बोल रहे हैं। ये गैर जरूरी वक्तव्य था। उस बेचारी छात्रा पर जो गुजर बसर के लिए ठेला लगाती थी, मोमोज बेचती थी, उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री को संवेदना दिखाते हुए उस परिवार से उसके घर जाकर मिलना चाहिए। जिस प्रकार राम मंदिर में 200 करोड़ कहो या 2 करोड़ कहो, जो नहीं है राम का वो नहीं है किसी काम का। देखिए, राजस्थान की जो राजनीति है वो एक अलग ही तरह की होती है। राजस्थान के अंदर में जहाँ जातिवाद की राजधानी अहम है, वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी भी अपनी राजनीति करती है। राजस्थान के अंदर में अगर हम जातिगत या पार्टी का समीकरण देखें तो छोटे दल बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी है, उनके जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल, वो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर कई बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी सोशल मीडिया पे आए और हनुमान बेनीवाल को नसीहत देने लगे। लेकिन फिर भरतपुर में जाट महासम्मेलन के अंदर में हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मंच पर 2 बीजेपी के विधायक थे, उन्हें मजबूरन उस मंच को छोड़ना पड़ा। जाट समाज का कार्यक्रम था। लेकिन क्या लगता है, राजस्थान के अंदर में, राजनीति के अंदर में जिस तरीके से हर पार्टी की तरफ से बयानबाजी की जाती है, क्या वो अपने शब्दों की पराकाष्ठाओं को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आई है, वहीं पर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधती दिखाई देती है। आज हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू और राजस्थान जाट महासभा के सचिव भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जाटों पर ही क्यों केंद्रीय बिंदु रहता है राजस्थान का, और इसके अलावा भी हम कई मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, क्योंकि अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रखर मुद्दे जो है उठाते हुए आए हैं, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, ये अभी न्यूट्रल होकर सभी पार्टियों को निशाना साधते हुए आए। जानू जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जाटों पर राजनीति क्या बहुत आसान हो गई है? जो हर आदमी आता है तरह तरह के बयान दे देता है। देखो जी, जाटों की राजनीति आसान नहीं, जाट जमीन की राजनीति करता है। और आपने देखा होगा, आजादी के बाद इस देश में पहला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सरदार हरलाल सिंह जाट ही थे, और उसके बाद भी कांग्रेस की राजनीति में जाट बड़ी संख्या में अध्यक्ष रहे। मदेरना परिवार रहा है, मिर्धा परिवार रहा है, रामनाथ चौधरी रहे हैं, डॉक्टर चंद्रभान रहा है, नारायण सिंह जी रहे हैं, और अभी गोविंद डोटासरा जी हैं। तो कांग्रेस की राजनीति में जाटों का दखल और बोलबाला हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक बार सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो भाजपा ने भी जाट राजनीति को स्वीकार करना, मान्यता देना शुरू कर दिया है। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जाटों की राजनीति सरल है, वो इतनी सरल भी नहीं है और वो इतनी गरल भी नहीं है कि आंखों की रोशनी से पिघल जाए। जाट अपनी ग्राउंड राजनीति के सामर्थ्य पर भी गर्व करता है और उसी सामर्थ्य पर राजनीतिक दल उसे मान्यता भी देते हैं। जानू जी, क्योंकि हम अगर देखें, कुछ दिन पहले जब हनुमान बेनीवाल ने सूबे के मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई, उनके तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली। जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उन्होंने भी बयान दिए। तो क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जो सांसद भी है, इस तरह के बयान देके क्या चर्चाओं में रहना चाहते हैं, या हकीकत में वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में बात करते हैं? देखो, हनुमान बेनीवाल जो कोई भी बात बोलते हैं सोच समझकर, योजना से बोलते हैं। ऐसे ही तो वो यूं किसी विषय को उठाते नहीं है, बोलते नहीं है, और वो खुद भी बड़ा ऐलानिया कहते हैं कि मैं जिस किसी मुद्दे को उठाता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। और हनुमान जी बेनीवाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार के अनेक विषयों पे बोल रहे हैं। किसान आंदोलन के समय उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा था और कांग्रेस का दामन थाम कर दूसरी बार लोकसभा चले गए हैं। अब उनकी कांग्रेस से भी पटरी अच्छी नहीं है, भाजपा वो छोड़ चुके हैं। तो अपनी पहचान और अपनी शिद्दत को सिद्ध करने के लिए कुछ तो उन्हें भी करना होता है। तो क्या हनुमान बेनीवाल जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, जैसे ही उन्होंने अभी भरतपुर के अंदर जाट महासभा के कार्यक्रम के अंदर में जो बयान दिया, तो क्या लगता है कि एक शब्दों की जो मर्यादा होती है उस पर संयम रखना चाहिए? देखो, हनुमान बेनीवाल के बयान जो है वो सोच समझ कर होते हैं, उसके पीछे उनका राजनीतिक हित होता है। पर ये जो बयान है, चाहे वो बिचून की सभा में मूर्खाधिराज बोलना हो, और चाहे भरतपुर की सभा में ब्राह्मण है भी कि नहीं, यूपी से आया हुआ है,
कुछ लोग उसे वो ब्राह्मण बोल रहे हैं। ये गैर जरूरी वक्तव्य था, पर हनुमान की राजनीति में जिस प्रकार का हुड़दंग शामिल है उसके लिए उन्हें ये जरूरी लगता है। फिर जानू जी, कारण क्या है? क्योंकि जब आपने कहा कि ब्राह्मणों के लिए, उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कहा, तो क्या लगता है उनको तो सर्व समाज का नेता मानते हैं, फिर वो अचानक जाट, ठीक है राजनीतिक अलग चीज़ होती है, वो जातिवाद पे क्यों आ जाते हैं जब उनको पता है कि भाई ब्राह्मण है? अब वो कौन से ब्राह्मण है, किसके ब्राह्मण है, उसका तो जवाब मुख्यमंत्री खुद देंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके का जो कहा है, तो उससे लगता नहीं उनके जो समर्थक, ब्राह्मण समर्थक है, युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, वो उनसे छिटक सी जाएगी? देखिए, भजन लाल जी भी ब्राह्मणों के मसीहा नहीं है और ब्राह्मण समाज के नेता नहीं है। जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से तो पक्के भाजपाई हैं। इसलिए ब्राह्मण के ऊपर नहीं बोला, एक भाजपाई पर और एक मुख्यमंत्री पर हनुमान बेनीवाल ने बोला है, और उसके पीछे उनकी जो दलगत राजनीति है वो छुपी है और मुखर होकर सामने आ रही है। उन्होंने तो जब अपने समाज के भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों के संवेदनशील मुद्दे को अपनी राजनीति का मुद्दा बनाने से गुरेज नहीं किया, तो वो भजन लाल जी पर कमेंट्स करने से परहेज करेंगे, ये सोचना भी गलत है। जानू जी, अगर, क्योंकि ये तो जाट महासभा की और जाटों की बात हो गई है, क्योंकि शुरुआत हमें वहीं से करनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 19 तारीख को मुख्यमंत्री का जब काफिला निकलने वाला था, तो पुलिस के द्वारा एक लड़की के ऊपर में जो है गर्म पानी, खौलता हुआ पानी, उसी का गर्म पानी जो दुकान लगाती है उस पर गिरा दिया गया, और उन तकरीबन 11 से 12 घंटे तक उसकी FIR दर्ज नहीं है। तो कहाँ देखते हैं, सरकार कहती तो है संवेदनशील है, लेकिन इस तरह के जो सामने आते हैं उससे क्या लगता है आपको? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी ने VIP कल्चर को खत्म किया था, और कुछ दिन के लिए भजन लाल जी ने भी काफिले की संख्या घटाई थी, लेकिन वो केवल फोटो और वीडियो बनाकर मोदी जी को भेजने तक का कार्यक्रम था। अभी उसी प्रकार का काफिला है, उसी प्रकार का लाव लश्कर है, और उसी लश्कर ने उस बेचारी छात्रा पर जो गुजर बसर के लिए ठेला लगाती थी, मोमोज बेचती थी, उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री को संवेदना दिखाते हुए उस परिवार से उसके घर जाकर मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री की काफिले में उसको जो पीड़ा हुई है, वो जो संताप भोग रही है, उस पर मरहम पट्टी लगानी चाहिए, और वो जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं जिनकी गाड़ी उनको धक्का मार कर गई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और अगर मुख्यमंत्री सत्ता के मद में चूर होकर इन सब बातों से दूर रहते हैं, तो ये राजस्थान की जनता के लिए विडंबना का विषय होगा। क्योंकि आपने सत्ता की बात की, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कह चुकी है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पद, मद और कद के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो क्या लगता है कि वसुंधरा ने जो सीख दी थी, है जो अपने बयानों में, अपने भाषणों में कहा, ये कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रही है? देखो, वसुंधरा जी के पास जो अनुभव था उसके आधार पर उन्होंने संकेत किया था। समझने की जरूरत उनको है जिनके पास जिम्मेदारी है, और भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए हैं, बहुत सी बातें वो खुद समझ कर भी ना समझ हो जाते हैं। हनुमान जी बेनीवाल ने पिछले दिनों उनको जब मूर्खाधिराज कहा, तो अगली सभा में खुद भजन लाल जी ने दिया कुमारी जी को मुख्यमंत्री बोला था। वो खुद मूर्ख तो नहीं बनना चाहते, किसी और को ही बनाना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते इस प्रकार की गलतियां, इस प्रकार की हिमाकत, उनका अमला, उनका दस्ता कर जाता है, वो उन्हीं पर भारी पड़ता है। अच्छा, क्योंकि आपने अच्छी बात बोली कि मुख्यमंत्री ने खुद ही ने कहा, दिया कुमारी मुख्यमंत्री जी, वो खुद चौंक गई थी मंच के ऊपर में, मंजू शर्मा बैठी थी और भी नेता बैठे हुए थे। तो क्या लगता है कि आने वाले मुख्यमंत्री की सुगराहट तो नहीं है जो मुख्यमंत्री के मुंह से निकल गई हो दिया कुमारी के लिए? देखो, ये ऐसा तो कुछ नहीं है, दिल्ली की मर्जी पर सब कुछ है। भजन लाल जी के मुख से निकली बात सिद्ध हो जाए ये तो जरूरी नहीं है। जब उन्हें बनाया गया था उससे पहले भी उन्हें पता नहीं था, और अब किसे बनाया जाएगा उससे भी पता नहीं होगा, और मुख्यमंत्री को तो शायद ही पता होगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। अच्छा, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री काफिले की बात की, मोदी जी ने कहा कि डीजल कम इस्तेमाल किया जाए, काफिले में गाड़ी कम की जाए, लेकिन सिर्फ ये दिखावा था। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी में 3 दिन चले, नागौर का दौरा करके आए, वो गाड़ी को खड़ी कर दी वापस। उनका जो मोह प्रेम है स्कॉट का और गाड़ी का, वो छूट नहीं रहा उनसे। तो क्या लगता है कि जितने भी तमाम चीज़ें हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए है, नेता अपने ऊपर कभी इन सब चीज़ों को ढालने में पर्याप्त है वो? देखो, राजनीति जो है वो आडंबर और दिखावे का खेल बन चुकी है। हकीकत में जनता की सेवा और सेवा का दिखावा, ये खेल चल रहा है। राजनीति सेवा नहीं, मेवा बटोरने की कोशिश है, और हर कोई इसी काम में लगा है। अब तो राम को भी नहीं बख्शा जा रहा, इसलिए क्या कहें, किसके लिए कहें और क्यों कहें, कौन सुन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सारे जज तो छुट्टियां मनाने और बैडमिंटन खेलने लंदन जा रहे हैं। अब इस डेमोक्रेसी का
कौन मालिक है? जनता खुद को ही सोचना पड़ेगा, खुद को ही फैसला करना पड़ेगा। जिस प्रकार के फैसले तमिलनाडु में आ रहे हैं, अब देश भर की जनता को तमिलनाडु से प्रेरणा लेकर उसी के अनुरूप आचरण करना होगा। तो हम जो कहते थे गुजरात मॉडल, अब आगे आने वाले समय में हम तमिलनाडु मॉडल बोलेंगे। कुछ भी बोलें, लेकिन गुजरात के मॉडल की गणित जो है वो माल कमाने की है और तमिलनाडु के मॉडल की जो शुरुआत है वो सेवा करने की है। अंतर दोनों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जानू जी, क्योंकि आप प्रखर हैं, पूर्व प्रवक्ता भी है भाजपा के, राम मंदिर का जो घटनाक्रम चल रहा है, आप देखिए कि 200 करोड़ रुपए तो बोले जा रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत कुछ हो सकता है। क्या लगता है कि जो बीजेपी अपने पोस्टरों के माध्यम से कहती थी कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर लूट लिया, तो क्या अब हम इसे दूसरे तरीके से देख सकते हैं? देखो, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, चलो मैं बोल देता हूं। जिस प्रकार राम मंदिर में 200 करोड़ कहो या 2 करोड़ कहो, जो नहीं है राम का वो नहीं है किसी काम का। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की यह घटना बहुत भारी पड़ने वाली है। और जिस चंपत राय की जिम्मेदारी थी, अगर वो उसकी निष्ठाएं संदिग्ध नहीं है, तो 80 साल के बुजुर्ग को जब कार्य क्षमता नहीं है तो वहां क्यों बैठा रखा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध बैठा रखा है, दिखावे के लिए बैठा रखा है, या मॉनिटरिंग करने में सक्षम नहीं है? तो बैठाने का कारण क्या है? चोरी तो हुई है, उसे छुपाने के लिए। और चंपत राय बंसल की निष्ठा के नाम पर उस पर लीपापोती करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, वो चाहे चंपत राय को बचा रहे होंगे, लेकिन राम की नजरों से नहीं बच पाएंगे। तो जानू जी, क्या लगता है कि जो सरकार कहाँ है, वो ईडी, सीबीआई, जो अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ के केस में पहले एफआईआर होती है, उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, ना कोई एफआईआर है, डायरेक्ट एसआईटी लगा दी और एसआईटी जांच करके आ गई। तो क्या लगता है कि भाजपा के लिए ही केवल तंत्र कानून का, आम आदमी इसका कानून के लिए कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी धाराएं लगा के इसे बंद किया जा सकता है? देखो, वैसे तो राम के और राज के सिर के ऊपर से रास्ते होते हैं, तो राज जो चाहे वो तो कर ही रहा है और राम के साथ भी कर रहा है, तो राम से बड़ा राज हो गया है और इस अभिशाप की सजा इस राम के देश को जरूर मिलेगी। नहीं, जैसे आपने तो कह दिया कि भाई राम का, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके एक ज़्यादा देर लगाई नहीं, लेकिन अभी तक पिछले इतने दिन हो गए, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई राम मंदिर के चंदे पे। और अब तो हमें सूचना मिली है कि भाई अब जो राम मंदिर का चंदा था वो 1 लाख से भी नीचे कम पे आ गया है। तो क्या लगता है कि लोग जो मोह रखते थे, आस्था रखते थे, वो उनकी अब आस्था धीरे धीरे राम मंदिर के प्रति बिल्कुल नग्न सी साबित होती जा रही है? आस्था कम नहीं हुई है, दान करने की भावना आहत हुई है। दान के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, तो लोग दुरुपयोग की जगह दान नहीं करेंगे, ये तय है। और इसीलिए राम मंदिर के चढ़ावे में भी कमी आएगी और राम मंदिर के प्रति जाने वाले उत्साह में भी कमी आएगी। जानू जी, क्योंकि हमने लड़की की बात की कि लड़की पे मुख्यमंत्री का काफिला निकलने वाला था और उस पर गर्म पानी से हटाने के साइड में, लेकिन अब यहाँ पे अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए तो बिहार में भी सम्राट चौधरी की सरकार है। जिस तरीके से भरत तिवारी के ऊपर में इनकाउंटर किया गया, लेकिन वहाँ की जो 50,000 जनता है वो कह रही है इनकाउंटर नहीं था, उनका मर्डर था। तो क्या लगता है, पुलिस अब देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उन सबसे परे हट चुकी है। पुलिस अब अपने निर्णय लेगी, पुलिस के राजनेताओं पर चलेगी। देखो, दुर्भाग्य यह है कि भारत में पुलिस एक्ट अंग्रेजों के कालखंड का है। जब अंग्रेज इस देश को चलाना चाहते थे, गुलाम रखना चाहते थे, तो पुलिस का दुरुपयोग करते थे। और आज़ादी के 80 साल बाद भी, संविधान लागू होने के 77 साल बाद भी हमारे देश के पुलिस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ। मोदी जी ने अभी कुछ आईपीसी की धाराओं को बदला है, कुछ इधर उधर किया है, इंडियन पेनल कोड एक्ट को भी इधर उधर किया है, लेकिन पुलिस एक्ट को नहीं छेड़ना इस बात को इंगित करता है कि भारत के नेता पुलिस का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति को चमकाए रखना चाहते हैं। और पुलिस का दुरुपयोग बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, ये जनता महसूस कर रही है। जानू जी, मेरा लास्ट सवाल है कि कल झुंझुनू के अंदर में जो है पंडित दीनदयाल का एक पखवार हमने पढ़ा, उसके अंदर में संगोष्ठी थी, वो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन प्रतिदिन गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं? कहाँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आना चाहिए था और पंडित दीनदयाल का प्रेस नोट जारी करके अखबारों में खबर छप रही है। तो इसे क्या चूक मानते हैं या मानवीय भूल मानते हैं आप इसे? देखो, अगर किसी का बचाव करना हो तो चूक कहो, मानवीय भूल कहो, लेकिन प्रशिक्षण का अभाव है। भाजपा ने अभी जो प्रशिक्षण अभियान चलाया था उसकी विसंगति है। मंच पर लोग बैठे हैं, उनकी जो संगति है
उसी का प्रभाव साफ तौर से इस कार्यक्रम के इस प्रेस नोट में दिखाई दिया है। दैनिक भास्कर ने इसे छापा भी है। प्रदेश के महामंत्री श्रवण जी बगड़ी वहां गए हैं और उनके साथ मंचस्थ जो लोग हैं वो अधिकांश उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका अतीत भाजपा से नहीं जुड़ा। प्रामाणिक भाजपाइयों की बजाय मौके के लाभ लेने वाले भाजपाइयों ने मंच पर कब्जा किया और इसीलिए इस प्रकार की विसंगति सामने आई। तो बिल्कुल देखिए, ये थे कृष्ण कुमार जानू, जो हमेशा अपनी बातों को बेबाक रखने के लिए जाने जाते हैं। जाट महासभा से आते हैं और प्लस बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने उनसे जाना कानून व्यवस्था को लेकर, पूर्व प्रवक्ता जैसा कि मैंने कहा, हमने इनसे जाना लड़की पे पानी फेंका गया, राम मंदिर के चंदे के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से कहीं दूर भागती दिखाई दे रही है। सत्ता की सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों ने जो कीटाणु विषाणु दिल्ली में लुटियंस जोन के गलियारों में घुमा करते थे, उन्होंने दिल्ली में कब्जा कर लिया है। और जो दलाल अशोक गहलोत के समय सत्ता के गलियारों में राजनीति की दलाली किया करते थे, वो अधिकांश चुनाव पूर्व भाजपा में आकर आजकल भाजपा का संचालन कर रहे हैं। और भाजपा का जो वर्तमान नेतृत्व है वो सुविधा और जी हजूरी में उन विसंगतियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जानू जी, एक जो सबसे अहम सवाल है, लखनऊ के अंदर में कोचिंग सेंटर में आग लगती है और आनन फानन में जयपुर की पुलिस यहाँ पे कोचिंग सेंटरों पे कार्रवाई करती है। तो क्या लगता है कि पहले अगर आपको न्याय चाहिए तो पहले अपनी जान देनी पड़ेगी, उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी? क्योंकि क्या इनको नहीं पता था जयपुर पुलिस को कि यहाँ कोचिंग संस्थाएं हैं, इनमें निकलने का रास्ता नहीं है, फायर फाइटिंग की सिस्टम नहीं है? तो क्या लगता है सिर्फ ये दिखावा ही है और कुछ भी नहीं है? ऐसे तो लोग मर रहे हैं। देखो, जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिखावा किया था कि अब मैं 2 गाड़ी के काफिले में चलूंगा, वैसे ही मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, उनकी पुलिस भी मुख्यमंत्री के लिए दिखावे के कागज, नोटशीट और डाटा तैयार करती है। वास्तव में जमीन पर काम होता तो ये सब गड़बड़ झाला नहीं होता। अभी मानसून आने वाला है और मानसून पूर्व है, जो बारिश होगी उसके पानी के निकासी के लिए नालों की सफाई का जो काम होना चाहिए वो दिखावे में और कागज में हो रहा है। जब पहली बारिश के बाद बाढ़ आएगी तो ऑर्डर होंगे और उसके बाद बारिश आती रहेगी, कचरा नाले में जाते रहेगा और कचरा सफाई का बिल उठता रहेगा। ये काम करने की पद्धति बन चुकी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जानू जी, क्योंकि जब आपसे बात करते हैं बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूछ नहीं पाते, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब आम जनता को थाने में अगर कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो एफआईआर तुरंत दर्ज होगी। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से महल रोड पे लड़की के साथ हादसा हुआ, उसे रामनगरिया थाने ने जो है 12 घंटे बैठा के रखा और उसमें दबाव बनाया कि राजीनामा करो, पुलिस का नाम मत लिखो, और जिन धाराओं में मुकदमा किया गया वो सारी जमानती धाराएं हैं। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री सिर्फ मंचों के भाषण से ही इस बात को कह रहे हैं? वहाँ 12-12, 13-13 घंटे महिलाओं को बैठा के रखा हुआ है, महिला परेशान होती है, उनकी एफआईआर दर्ज हुई, और वो एक तरफ कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? पीड़ित खुद बोलकर कह रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो अपने भाषण में आदर्शवादी शब्दों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्यवहार में और आचरण में आदर्शवाद किनारे रख दिया जाता है और प्रताड़ना, उत्पीड़न, पुलिस की प्रक्रिया का जो घटक है वो बना रहता है। नहीं, क्योंकि आपने इसका जवाब नहीं दिया कि 12 घंटे तक थाने में बैठा के रखा हुआ है, तो क्या सही मायने में पुलिस पहले सही थी या आज अपना गलत काम कर रही है? पुलिस ना पहले सही थी, पुलिस ना अब सही है। और जब तक पुलिस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, पुलिस जनता की सेवा नहीं, जनता पर शासन करने वाला एलिमेंट बनने की कोशिश करती रहेगी। भजन लाल जी को पूरा थाना सस्पेंड करना चाहिए। भजन लाल जी थाने पर कार्रवाई तो तब करेंगे ना जब उनकी उन विषयों में रुचि हो। भजन लाल जी की जिन बातों में रुचि है और दिल्ली की जिस डांट फटकार को सुनकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हैं। ये सब बातें तो नीचे के लोग ही देख रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थे बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को अपने रवैये में प्लस पुलिस एक्ट में बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने इनसे पूछा था कि जिस लड़की के साथ में 12 घंटे उन्हें बैठा के रखा, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो कहाँ पुलिस अपने आप को देखती है। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सांगानेर में कई जनहित के कामों का उद्घाटन कर रहे हैं, साथ में लोगों से मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के मौजूदा विधायक भी है और सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए
आज जो राजस्थान की स्थिति है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है लगातार नाकामियों से जूझती दिखाई दे रही है। वहीं अगर राजनीति की बात करें तो हनुमान बेनीवाल सिर्फ अपने भाषणों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, ये कहना है कृष्ण कुमार जानू का। लेकिन क्योंकि जाट राजनीति की बात करें और किसी समाज की बात करें, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए जो कहा है शायद वो चर्चाओं में रहने के लिए, लेकिन अब तमाम वो ब्राह्मण संगठन जो है वो एक साथ खड़े दिखाई देते हैं हनुमान बेनीवाल के उस बयान के विरोध में। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।